नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास का अध्याय नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के बारे में पढ़ेंगे और इसका थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर को डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ई बुक्स प्रोवाइड करी है इनका, और साथ ही आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मैं एक बुक या कोई भी इंफॉर्मेशन को वहाँ सेंड कर देता हूँ। तो चलो अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में आधुनिक युग से पहले के जितने भी गतिविधियां हुआ वो सब के बारे में समझेंगे। आधुनिक युग से पहले वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। जब आप कोई नौकरी के उद्देश्य से जाते हो या कोई काम करने के उद्देश्य से जाते हो, तो जब एक देश से दूसरे देश में जब किसी कारणवश आप जाते हो, उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण के बारे में। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि वैश्विक दुनिया के निर्माण के बारे में। सेकेंड पॉइंट है वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। ये सेकेंड पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि भूमंडलीकरण के बारे में। जब आप भूमंडलीकरण, ये मेन टॉपिक है क्योंकि इन्हीं का अध्याय दिया गया है भूमंडलीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। दुनिया भर में आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। मतलब जितने भी दुनिया भर में आर्थिक इकोनॉमी हो, चाहे सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो या धार्मिक या सामाजिक हो, एकीकरण को जोर दिया गया था कि उस समय के लोग इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना, अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, अपनी राजनीतिक को कैसे स्थापित करना है, धार्मिक व्यवस्था को कैसे करना है, उन्हीं के एकीकरण के बारे में सोच रहे थे जितने भी चाहे देश हो। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाएं, पूंजी और श्रम व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। मतलब उस समय क्या होता था, पूंजी हो गया, श्रम वगैरह दुनिया भर में किया जाता था। देश के बीच सूचना या शोध के परिणाम आसानी से प्रभावित होते थे। इसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण। समझ गए? इसको आप ई बुक दे देते हैं, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डिटेल से पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो आप समझना है तो हम यहाँ डिटेल से समझा देंगे। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन काल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि यात्रियों, व्यापारियों और पुजारियों और तीर्थों ने जान, अवसर और अत्याधुनिक पूर्ति के लिए उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। मतलब प्राचीन काल के समय में जो यात्री भी हो, चाहे कोई व्यापारी हो या पुजारी हो, वो लोग क्या करते थे कि अपनी जो अवसर या अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं, विशाल दूर, मतलब कोई देश में क्या करते थे, दूरी तय करते थे। वहां से बचने के लिए युद्ध होते थे, तो उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देश जाते थे। सेकेंड पॉइंट में क्या देखो, प्राचीन काल में क्या होता था, वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियां भी ले गए थे। मतलब जब प्राचीन काल में बहुत सारे क्या होते थे, उस समय के लोग एक स्थान में निवास नहीं करते थे क्योंकि वो लोगों को क्या करता था, एक तरफ से युद्ध होता था राजाओं के बीच, तो ऐसे वो लोग हमेशा भ्रमण करते रहते थे, एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य करते थे, और यही सब पैसा, मूल्य, कौशल, विचार वो भी ले जाते थे। मतलब जितने भी यहाँ के लोग निवास करते हैं उस समय। थर्ड पॉइंट में देखोगे 3000 ईसा पूर्व सक्रिय तट व्यापार ने सिंधु घाटों की सभ्यताओं का वर्धमान पश्चिमी एशियाओं के साथ जोड़ा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट में देखो तो रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिमी से जोड़ा। अगर आप देखोगे रेशम मार्ग चीन को पश्चिम से जोड़ता है। हम रेशम का हम ज्यादातर व्यापार करते हैं पश्चिमी के साथ, इस वजह से हम लोग चीन से जुड़े। भोजन ने अमेरिका से
यूरोप और एशिया की यात्राएं थी। कहीं ना कहीं एक देश कोई ना कोई जरूरत के सामान के लिए एक देश से दूसरे देश भ्रमण या कारण से गया गया है। नंबर देखोगे नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया था। फिर आप यहाँ देखोगे यूरोप विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद वे महाद्वीप में गहरे फैल गया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को समझना है। अब हम लोग समझते हैं जो इम्पोर्टेंस हो जाता है एक एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज को मैं डीप से एक्सप्लेन करूंगा। रेशम मार्ग जिसे हम सिल्क रूट भी कहा जाता है इंग्लिश से, इनके बारे में समझते हैं। रेशम मार्ग क्या है? सिल्क रूट जिसे रेशम मार्ग कहा जाता है एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। क्या था? ऐतिहासिक। बहुत पहले से क्या करता था? व्यापार होता था, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक ये चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली के पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैल गया था। मतलब ये जितने भी मैंने देश पढ़े उन सब देशों से ये क्या करते थे? व्यापार होते थे। और कहाँ से होता था? एशिया भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। जितना भी एशिया के भूमध्य सागर है उसमें वहां तक फैला हुआ था। उस दौरान हुए भारी रेशम मार्ग के कारण उस सिल्क रूट का नाम दिया गया था। मतलब हर एक देश रेशम मार्ग, रेशम जिसे सिल्क रूट बोले जाते हैं, रेशम का व्यापार करता था। इसलिए जो आवागमन का जो मार्ग है उसी को बोला जाता है रेशम मार्ग। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि सिल्क मार्ग के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व का जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ते हैं। जो सिल्क मार्ग हम लोग देखते हैं, ये मार्ग क्या करता है? एशिया आप देख रहे हो और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, उन सब को जोड़ने वाला जो मार्ग हो वो है सिल्क मार्ग। आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग समझेंगे रेशम मार्ग की विशेषताएं। रेशम मार्ग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट दिया गया था? फर्स्ट पॉइंट अगर देखो, इस सिल्क रूट से होकर चीन के वर्तमान दूसरे देशों तक जाते थे। यहाँ बर्तन हो जाएगा। इस सिल्क रूट से क्या होता था? चीन के जितने भी बर्तन है ना, वो दूसरे देश तक जाते थे। मीन्स किस रूट से? रेशम से। रेशम मार्ग या रूट बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट में आप देखो तो इस प्रकार रेशम से एशिया तक, इस प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी के इसी सिल्क रूट से आते थे। समझ गए? थर्ड पॉइंट में अगर देखो, सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के अभिन्न भागों में पहुंच पाए। मतलब इसी रास्ते से ही ईसाई, इस्लाम या बौद्ध लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे देश पहुंच पाए। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी तक विकसित हुआ था। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। मतलब ये सब विशेषताएं, जब रेशम मार्ग जब बना तो ये सब व्यापार होने लगे, क्या सुविधाएं होने लगी, आपको ये लिख लेना है। समझ गए? अब हम अगले पॉइंट्स पे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भोजन की यात्रा, जिसे हम स्पेघेटी और आलू भी बोल सकते हैं, ये वाला टॉपिक्स। अब देखते हैं ये वाला थोड़ा चलो अब देखते हैं। नूडल चीन की देन है। नूडल आप जो खा रहे हो वो चीन ने ही बनाया था, जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंच। भारत में इसी देशी संस्करण सेवियों के वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप से स्पेघेटी कहा जाता है।
मतलब इसको अगर आप कहो इटालियन में इसको इसके घेती कहा जाता है। अब कहेगा, पूछा भी जा सकता है कि जो नूडल्स हैं इसकी देन है, चीन की देन है, राइट। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीपों को खोज निकाला। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को जब खोजा तो उस समय ये सब चीजें आई, जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद, राइट। अब देखते हैं आलू के बारे में। तो आलू जो है, आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आया। मतलब जब यूरोप में आलू आने लगा तो आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोगों ने इस स्थिति में आ गए कि बेहतर खाना खा सके, अधिक दिन तक जी सके। मतलब आलू से ही उनका पेट भरता था। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य से किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई थी। मतलब 1840 के दशक में ऐसा बीमारी आया जिससे आलू फसल तबाह हो गई थी और कई लाख लोग भूखे से मर गए थे। इस अकाल का आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता था। मतलब आलू या जो बीमारी फैल गया था तो आलू की फसल तबाह हो गया था, लोग भूखे से मरने लगे। इसी को बोला जाता है आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि विजय, बीमारी और व्यापार ये क्या है और कैसे ये समझना होगा। अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने क्या क्या एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्र मार्ग खोज निकाल दिया था। मतलब जो एशियाई देश जितने भी हो, चाहे यूरोपीय देश हो, उनके लिए उन्होंने समुद्र मार्ग खोजा। और नई समुद्री मार्ग की खोज न सिर्फ केवल व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। मतलब उन्होंने जीता भी वहां के देश। सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखो तो सेकेंड पॉइंट में है कि अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहां पर खनिज का भंडार ही था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। जहां अमेरिका के अनाज थे वो देश में सप्लाई होने लगे और इससे लोगों के जीवन स्तर सुधरने लगे। अब हम लोग समझते हैं विजेताओं द्वारा चेचक के कीटनाओं का प्रयोग। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसको पढ़ लेना है नॉलेज के लिए। फर्स्ट पॉइंट अगर देखो तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि 16 सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। 16वीं सदी में पुर्तगाल और स्पेन अपनी क्या करने लगी, उपनिवेशी मतलब दूसरे देश में जाकर व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। मतलब हथियार उसके पास था तो नहीं, लेकिन एक बीमारी के कारण माना जाता है। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। सेकेंड पॉइंट अगर देखो, सेकेंड पॉइंट में है लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों में अलग थलग था, इसलिए अमेरिकाओं के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वह अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। मतलब यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचे तो वहां के चेचक जीवाणु ले गए और इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका ने कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल की। मतलब यहाँ सिंपल सा अगर फॉर्म में समझो तो जब यूरोप के लोग क्या करने लगे, दूसरे देशों में मतलब व्यापार के उद्देश्य से जाना चाहते थे, उसी समय क्या हुआ, एक जीवाणु नामक रोग आया और इसी रोग से पीड़िता अनुसार
वो क्या करें, दूसरे देश में पलायन किए अमेरिका में। अमेरिका में क्या हुआ कि वहां भी वो जीवाणु चला गया और वहां के लोग अधिकांश लोग मर गए और उन्होंने अमेरिका में फतह कर ली, मतलब जीत ली। यह समझना है। अब हम लोग सोचते हैं यूरोप में समस्याएं। ये थोड़ा यूरोप में समस्याएं क्या था, इसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। मतलब यूरोप में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्या होने लगा, गरीबी, बीमारी आने लगी। और धर्म के जो भी धर्म के बारे में बात करते थे या आवाज उठाते थे, वो लोग अमेरिका भाग गए। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इसी इनकी काफी तरक्की हुई। जब अमेरिका जो लोग भागे तो उन लोगों को काफी तरक्की हुई वहां पर। अब हम लोग समझते हैं कि 18वीं सदी तक भारत और चीन के बारे में। जब 18वीं सदी चल रहा था तो भारत और चीन किस तरह अपनी व्यापार करने लगे थे। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे 18वीं सदी में। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। वो 15वीं सदी आया तो क्या हुआ कि चीन ने रोक लगा दी, कोई भी बाहरी देश के लोग नहीं आएंगे, यहाँ व्यापार नहीं करेंगे। दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरह शिफ्ट कर रहा था। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी, मतलब 1815 से 1914 तक। यहाँ पर 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। क्या हो बदल रही थी। इसी अवधि में सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्ते के समीकरण के अभूतपूर्व बदलाव आए। सेकेंड में अगर देखो तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रवाह, व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का। श्रम का प्रवाह होता था, जैसे काम रोजगार की तलाश में लोगों का वहां से वहां जाना। ये तीन वजह से क्या करते थे, लोग एक देश से दूसरे देश पलायन करते थे। तीसरा था कि पूंजी का प्रवाह, मतलब अल्प दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश, मतलब पूंजी लगा करके या बिजनेस करके वहां पर के उद्देश्य से जाते। तो तीन तरह से अर्थशास्त्री का मानना था कि वहाँ ये मानते थे कि इन्हीं वजह से पलायन करते थे ज्यादातर। अब हम लोग समझेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। विश्व अर्थव्यवस्थाओं का उदय, तो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कितना था 18वीं सदी में? कॉर्न लॉ था ब्रिटेन में। और कॉर्न लॉ क्या है इसको समझना होगा। कॉर्न लॉ वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। आयात मतलब खरीद पर क्या करने उन्होंने रोक लगा दी थी। कौन? ब्रिटेन। इसे कहा जाता है कॉर्न लॉ, मतलब एक कानून बनाया था। समझ गए। अब इसके क्या हुआ, कुछ दिन बाद ब्रिटेन की जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ गई ब्रिटेन में, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। जो कृषि के जितने भी औजार वो भी बढ़ने लगे थे। अब हम लोग समझे इससे क्या हुआ। पहले के जो ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। जो कॉर्न लॉ लगाया था मक्का के आयात में, उन्होंने हटा दिया, है ना। जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया, मतलब वहां पर बेचा, और भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। तो ये कॉर्न लॉ हटाने के बाद ही ब्रिटेन के जो देश के वासियों का जो स्थिति थी वो अच्छी हुई। अब हम लोग समझेंगे कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ था, इसको डिटेल्स।
तो कॉर्न लॉ में फर्स्ट पॉइंट में अगर देखो तो भोजन की मांग बढ़ी थी उस समय। सेकेंड में जनसंख्या उस समय बढ़ी और भोजन के दाम बढ़े क्योंकि उस समय मांग ज्यादा थी। कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या हुआ? व्यापार के में वृद्धि होगी। क्या हुआ? वृद्धि हुआ। फिर सेकंड में देखो तो विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार, तो ये सब कॉर्न लॉ हटाने के बाद हुआ। यह एक सिंपल सा स्टैटिक फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ भी पढ़ लोगे तो यही है, लेकिन इसको एक पॉइंट में लिखा गया समझने के लिए। अब देखते हैं तकनीकी का योगदान, मतलब जो उस समय के जो लोग थे वो तकनीक में क्या योगदान रहा होगा, तकनीक उस समय का कैसा था और क्या योगदान दिया उस समय। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोजें हैं जैसे रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। ये सब खोज हुआ था तकनीक में, रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। जेली टेलीग्राफ का मतलब होता है जब समुद्र में जब आप करोगे, ट्रेवल करोगे, उस समय ये काम आता है। इससे लंबी दूरी तय किया गया था। फर्स्ट पॉइंट में रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ा। उस समय जितने भी रेलवे बंदरगाहें थे और जितने भी समुद्री मार्ग थे उनको जोड़ा गया। स्टीम शिप के कारण माल की भारी मात्रा में अंतर्लातिक के पार ले जाना आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई, इससे आर्थिक लेन देन और बेहतर रूप से होने लगे। यह सब था, तकनीका का योगदान इसमें बहुत ही अहम हो जाता है। समझ गए? अब 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। क्या? उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई थी, तो दूसरी तरफ उपनिवेशी के लोग पर इसका बुरा प्रभाव। जब उपनिवेशी मतलब क्या? सेकेंड में देखो तो जब अफ्रीका ने आधुनिक नक्शे के गौर से देखा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी छात्र ने सीधी रेखा खींच दी हो। तीसरा पॉइंट में दिया है 1855 में यूरोप की बड़ी शक्ति बर्लिन में मिली, अफ्रीका महादेश को आपस में बांट लिया। इसी तरह अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाएं में बन गई थी। तो ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है और समझना है। फिर आप देखो रिड पेस्ट या माओसिस प्लेग, ये एक क्या था? बीमारी था, प्रकोप था, इसको आपको समझ लेना है। तो रीड पेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाला मवेशियों की बीमारी थी, मतलब जानवरों की बीमारी थी रीड पेस्ट। यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। 1890 में अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैला था। और यह रीड पेस्ट का जो प्रकोप कहाँ कहाँ पड़ा, इनको समझाएंगे। नंबर 1, रीडर पेस्ट का जो अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। 1880 जब चल रहा था, आखिरी दशक था, उसी समय आया। ये बीमारियों उन घोड़ों के साथ आई जो ब्रिटेन एशियाओं में लाए गए थे। ऐसा इन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरियाट्रिक का आक्रमण कर रहे थे। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर सेकेंड पॉइंट है रेडर पेस्ट के पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गए। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान रेडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 19% हिस्सा साफ कर दिया, मतलब मर गए वहां के जानवर। किसके कारण? रेडर पेस्ट के कारण। तीसरा पॉइंट देखो तो अफ्रीका के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अफ्रीका के लोगों जब वहां के जानवर मरने लगे तो उन लोगों का मुख्य साधन क्या था? भोजन करने का। तो वो लोग मवेशी मतलब जानवरों पर ही वो डिपेंडेंट थे। उनके पास खाने और बागानों में मजदूरी के कारण अलावा कोई चारा नहीं था, मतलब बागान या कोई काम के अलावा कोई
नहीं, ऑप्शंस नहीं था। और इसी तरह से मवेशियों एक बीमारी के यूरोपियन के आक्रमण अफ्रीका में अपना उपनिवेशी फैलने में मदद की। तो ये सब वजह था। अब हम लोग समझेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब ये क्या है? ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो बहुत। बंधुत्वा मजदूर, वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने के प्रतिबंध होते हैं, वो बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मेट में लिखा होगा। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए और इन्हीं लोगों का मुख्य कैरिबियन आइलैंड मॉरिशस और फिजी भेजा गया था। कई सोलिन मलबा भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम कर लगाया गया। कौन? बंधुआ मजदूर। तीसरा पॉइंट में एजेंट अफसर झूठे वादे करते थे और इन्हीं मजदूरों को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और इन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। 1990 के दशक के भारत के राष्ट्रवादी लोगों और बंधुता मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इसी सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया था। ये इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, आपको इसको डिटेल से पढ़ना है। समझ गए? अब समझते हैं कि हम लोग विदेशी में भारतीय उद्यमी। जब विदेश में भारतीय उद्यमी कैसे लगा, फैक्ट्रियां कैसे लगी। फर्स्ट पॉइंट में अगर देखो तो भारत के नामी बैंकर और व्यवसायों में शिकारीपुरी शम और नाटुकोटी चट्टियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्र एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। कृषि निर्यात में क्या करते थे? एक टाइप से कृषि जो पूंजी लगाते थे कृषि में, तो उसका एक बैंक खोला गया था। भारत और विश्व के विभिन्न भागों में पैसे भेजने के लिए इनका अपना एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायियों तो यूरोपियन उपनिवेशी से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक फैलते फैलते एपेरियन भी बना लिए थे। यह आपको पढ़ लेना है बढ़िया तरह से। फिर आपको देखो तो भारत व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इजीली फॉर्मेट में लिखा गया है। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में देखो, भारत से उमंदा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप में निर्यात होता रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। सेकेंड पॉइंट में देखो तो इस ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे और 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। जब भारत 18वीं ईस्वी में कितना 13% कॉटन या कपड़ा क्या करते थे? निर्यात करते थे। 1815 में ये गिरकर 15% हो गया। 1815 में 15% हो गया और 1870 आते आते ये 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5 से बढ़कर 35% हो गया। इसी दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत से ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। मतलब जब भारत से कच्चे माल लेता था ब्रिटेन उस वस्तुओं को
क्या करता था, विनिर्मित करके वो बेचता था हमें लोगों को। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी, इसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों को देखरेख करने के लिए करता था और भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर का पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही होता था, है ना। ब्रिटेन ने कैसे आप लोगों को शासन किया। फिर देखो महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, महायुद्ध, युद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। कहाँ, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। इस समय दौरान दुनिया ने आर्थिक, राजनीतिक और अस्थिरता और दनीय युद्ध का अनुभव किया, मतलब बहुत ही क्रूर युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक पर सहयोगी थे और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका में शामिल हो गए। विपरीत दिशा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन और तुर्की भी। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था। अब देखते हैं युद्धकालीन रूपांतरण। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए पढ़ लेना चाहिए, नॉलेज के लिए। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कोई मायने में झकझोर कर दिया था। लगभग 19 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे इसमें पहले विश्व युद्ध में। युद्ध मरने वाले, जो अपाहिज होने वाले ज्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है। उस समय यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों को भारी कमी हो गई और परिवारी को कमाने वाले की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। मतलब जब युद्ध हुआ तो जो कमाने वाले लोग मर गए, काफी लोग मर गए, तो वहाँ की जो आमदनी है वहां पर घट गए। तो इस वजह से अब समझो और क्या हुआ था। ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे, उन्हें अब महिलाएं करा रही थी। सेकंड में देखो, उस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियां के बीच के संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा था और इसी युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी साहूकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी। युद्धोत्तर सुधार, मतलब जब विश्व युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद कैसे युद्धोत्तर सुधार हुआ, मतलब युद्ध कैसे सुधार हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ कैसे ये सही होने लगा धीरे धीरे। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। जापान और भारत में क्या हो गया, उद्योग विकास हुआ। और युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम कराने में परेशानी होने लगी। क्या होने लगी, परेशानी होने लगी। क्यों, क्योंकि बहुत जापान और भारत उस समय डेवलप कर चुका है। साथ ही ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग तेजी में आई थी। मतलब जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ की जो वस्तुएं थी ब्रिटेन में, तो वहाँ ज़्यादा मांग होने लगी थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। युद्ध के पहले पूर्व यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था
मतलब युद्ध से पहले यूरोप जो है गेहूं बेचता था ज़्यादा, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्व यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे कि युद्ध खत्म हुआ, पूर्व यूरोप ने भी फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण इसके कारण गेहूं की अधिक खेप आ गए और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाह आ गई। ये सब वजह था। फिर आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की सुगमता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों में तेजी से निजात मिलने लगी और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिका अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए इनके खर्चे करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादकों की मांग तेजी से बढ़ी। ये वाला पढ़ो, कार का उत्पादन कितना हुआ? 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गए। इसी तरह से बजाजी सामानों जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्राफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इसे मांग की हवा मिली। इसी तरह से अमेरिका अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू किया। सबसे बड़ा निर्यात विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला। पूरी दुनिया व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखता रहा। अब देखते हैं महामंदी के बारे में। आपने पहले भी महामंदी के बारे में पढ़ा होगा। ये महामंदी क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा और इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत ही गिरावट दर्ज की गई थी। 1929 जब आया उस समय तो 30 वर्ष के लिए महामंदी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसान की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे थे उस समय। फिर तीसरा पॉइंट में अगर आप देखो तो बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था। जब महामंदी हुआ था तो अमेरिका जो उद्योगपति ने क्या किया, मंदी की आशंका देखते हुए यूरोप के देशों को कर्ज देना बंद कर दिया, मतलब कर्ज नहीं दिया और हजारों बैंक दिवालिया हो गए। अब भारत और महामंदी, मतलब भारत में भी पड़ा महामंदी, तो उस समय कैसे उन्होंने करा इसके बारे में समझो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1928 से 1934 के बीच देश का जो आयात या निर्यात घटकर आधार आ गया था। जब हम नहीं निर्यात ना कर पा रहे थे, ना ही हम आयात कर पा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। जो किसान जो थे या जो व्यापार थे वो लोगों को ज्यादा नुकसान होना पड़ा था। और क्या हुआ, महामंदी शहरी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है, ये तो पता है। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष या उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। अब हम लोग समझते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धांतर काल, युद्ध के बाद के समझौते। फर्स्ट पॉइंट है, दूसरे विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे।
और कई महत्वपूर्ण शहरें बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। दूसरी विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुए थे। क्या था दो बातें? पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। सेकेंड था सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधार में चर्चा की गई और इन्हीं दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जिन्हें नीचे दिया गया है। जैसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, जैसे औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पुनः रोजगार दिलाना, यह मेन फोकस करी गई थी जब युद्ध होने के बाद। सेकेंड था अर्थ पूंजी, सामान और कामगारों के प्रभाव पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना, ये था आपको याद। अब देखते हैं ब्रिटेन वुड्स समझौता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाता है। ब्रिटेन वुड 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी 1944 में। और क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड समझौता में, मतलब उनको बनाया गया ब्रिटेन वुड समझौता के तहत। ब्रिटेन वुड व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। अब समझे हैं नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, जिसे शॉर्ट में आप NIO भी बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ था? ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 से 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास से लाभ नहीं हुआ, मतलब लाभ नहीं हुआ नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश के अनुसार। और क्या हुआ? उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया, जितने भी विकासशील देश थे, मतलब वो विकास के कगार में ऐसे देश, विकासशील देश कैसे देश बोलेंगे? जो ना ही विकास किए हो, वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसे विकासशील देश बोलते हैं। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग के लिए उन्होंने G77 का समूह बनाया, मतलब बहुत सारा देश, जब विकासशील देश, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया व्यापार को बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए। यह एक ऐसा प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर आर्थिक विकास सहायता, कच्चे माल के उचित मूल्य और विकसित मूल्य देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। चीन में नई आर्थिक नीति। चीन में क्या हुआ? नई आर्थिक नीति कैसे बना? चीन जैसा देश में मजदूरी बहुत कम थी उस समय, नई आर्थिक नीति के समय। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादकों को रास्ता सस्ता कर दिया था। तीसरा पॉइंट है, चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जब बना, एक देश मतलब बहुत सारे देश में सप्लाई करने लगे, निवेश करने लगे, तो वो एक पसंदीदा कंपनी बना। और चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था के तहत में लौट आए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब यहाँ थोड़ा समझो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। जब कोई कंपनी किसी देश का हो, जब अनेक देशों में व्यापार सेवाएं प्रदान करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। समझ गए? यह MNC का विश्वव्यापी प्रसार 1950 या 1960 के दशक में उल्लेखनीय विशेषताएं थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकार द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपनी
विद्यमान इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया। अब देखते हो यहाँ आपने कई बार सुना होगा वीटो। ये वीटो क्या है? वीटो पावर के बारे में, ये वही वाला है। वो कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार को हम वीटो कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, जब कोई देश, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे G70 आपने देखा होगा, 7 देश है ना, तो उसमें जिसके जिसके पास वीटो पावर है, वो अगर वो कहे कि हमें इस पे समझौता नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर नहीं बोलता है, ना कर देता है, तो वो नहीं हो पाएगा उनके बिना। ये होता है वीटो पावर, मतलब एक आदमी के पास होता है, एक देश के पास। फिलहाल अभी 5 देशों के में वीटो पावर्स है। अब देखो ट्रैफिक, अभी हाल ही में देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में ट्रैफिक लगाया जब पहलगाम अटैक होने के बाद, है ना। तो ये टैरिफ आप कैसे समझोगे इसको? ट्रैप अब यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ और बेहतर समझोगे। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर, प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, आर्थिक सीमा या हवाई अड्डों। यहाँ पर देखो, जब कोई देश जैसे भारत अमेरिका में जाकर क्या करेगा, निर्यात करेगा, तो वहां पर जो जो टैरिफ लगेगा वो बढ़ा देगा। मतलब आपको कर ज्यादा देना होगा, चाहे आप वहां पर उतरोगे, कोई भी चीजें में करोगे, आपका टैरिफ बहुत ज्यादा हाई कर देगा। जितना आप बेचोगे नहीं, इतना आपका टैरिफ लगेगा। ये होता है टैरिफ, राइट, जिसे आप टैक्स भी बोल सकते हो। सीमा शुल्क वो ज्यादा बढ़ा देगा, कोई भी वस्तु में ज्यादा बढ़ा देगा। अब समझो, फिर यहाँ और एक दिया है, यहाँ पर भी समझना होगा। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर 2 प्रकार के विनिमय दर है, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। निष्कर्ष, पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल करी है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, आपको इसको पढ़ लेना है, फिर भी मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी हमने थ्योरी पढ़ा, ये क्या है, क्वेश्चंस आंसर्स हैं। क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ से शुरू हो जाता है। आप जितना यहाँ क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको यहाँ इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्टिव आपको अलग से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रश्न, 17वीं सदी में पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए, और एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। मतलब कहने का मतलब, जो 17वीं सदी चल रहा था, उस समय में लोग कैसे आदान प्रदान करते थे वस्तुओं का, चाहे कोई भी चीजों का। एशिया और अमेरिका के बारे में बताना। जैसे चीन के बारे में देखो, तो चीन एशियाई देशों में आता है। तो 15वीं सदी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे, और इसी रास्ते से चीनी पटारी जाती थी। इसी रास्ते में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। वापसी से सोने, चांदी और कीमती धातु यूरोप में एशियाई पहुंचाते थे। ये वाला आप लिख सकते हो चीनी के बारे में, चीन लोग कैसे व्यापार करते थे, आदान प्रदान करते थे। फिर उन्होंने कहा यूरोप जिसमें अमेरिका कहा गया है, यूरोप महाद्वीप में आता है, तो आप अमेरिका में ले लो। 16वीं सदी में जब यूरोप जहाजियों ने बड़ी एशिया तक समुद्री रास्ता खोज लिया और अमेरिका तक जा पहुंचे, तो अमेरिका का विशाल भू और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाला कीमती धातुओं और खासतौर से चांदी ने यूरोपीय की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशियाओं के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति प्रदान। यह आपको लिख लेना है। सेकेंड वाला है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में व्यापारियों के
वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? तो आपको यहाँ पढ़ लेना है। पूर्व आधुनिक दुनिया में विकास के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका के उपनिवेश में मदद की, क्योंकि मूल निवासियों के पास यूरोप में आने वाली इन बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। अमेरिका की खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। फलस्वरूप इस स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। इस संक्रमण शुरू होने के बाद ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोप के लोग नहीं पहुंचते, वहाँ के लोग भी इसके चपेट में आने लगे और पूरे समुदाय को खत्म डाला और विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आपको इसको डिटेल से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप पढ़ लोगे, इसको पढ़ लेना। ये वाला, ये भी हमने क्या पढ़ा, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन कैसे इसको करोगे। ये प्रश्न नंबर 3 है, जब आप पढ़ोगे यहाँ समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटेन सरकार का फैसला क्या है? तो इनका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाला इनका आंसर है। कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला यहाँ पर दिया गया है। आप इसको पढ़ लोगे, यहाँ तक पढ़ लोगे। फिर आप देखोगे सेकेंड वाला जब करोगे, सेकेंड क्वेश्चन है, अफ्रीका में रेडर पेस्ट का आना। रेडर पेस्ट आया, रेडर पेस्ट के बारे में आपने पढ़ा, मतलब एक बीमारी था, प्लेग बीमारी था, जिसमें पशुओं मरते थे, जानवर मरते थे। तो इनका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला है रेडर पेस्ट। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन का उत्तर है, आंसर बोल सकते हो। ये वाला आपको यहाँ तक है, सेकेंड वाला तक। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन यहाँ है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही वाला है। यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है और पढ़ भी सकते हो यहाँ भी, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक। अब फिर आप पढ़ोगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, भारत अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। आप इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्कशन में दे दूंगा और वहां से आपको एक ई बुक मिलेगा, एक बुक के फॉर्मेट। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लो और इसको सेव करके कभी भी पढ़ सकते हो। और हर एक वीडियो में मैं पीडीएफ देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो और पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर पूरा चीज़ें, यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ, इस वजह से कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। फिर आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखो, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये वाला है, आप इसको पढ़ लेना और यहाँ इनका आंसर है, आंसर ये वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, आंसर समझ गए। तो ये सब आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन ये वाला है, आप इसको पढ़ लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। और इसी तरह मैं 10 क्लास का जितने भी सोशल साइंस का जो टॉपिक्स हैं उनको एक प्लेलिस्ट वाइज कवर कराऊंगा। आपको ई बुक हमेशा किसमें मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें स्टडी भी करनी होती है। तो आप लोगों को इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए, और इसमें मैंने सबसे बढ़िया मैंने क्या करी है कि इसमें आपको एक इमेजेस के थ्रू आपको समझने को मिलेगा। हालांकि इसमें इमेजेस नहीं थी, क्योंकि इसमें इमेज वाला चीज़ें नहीं दर्शाया गया था,
तो आज की वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।